नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी CGPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज हम मध्यकालीन भारत के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। पिछला जो भाग था हमारा पहला भाग, उसमें हमने सल्तनत काल की चर्चा की थी और उस काल से संबंधित बाकी प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम मुख्यतः जो मुग़ल काल है, उसके अलावा विजयनगर, बहमनी, भक्ति काल, आपका दक्षिण में सल्तनत के जो राजा हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो हम जो प्रश्न होते हैं उसके जो भी अलग अलग पहलू हैं उनको भी समझते हैं, अगले साल क्या प्रश्न आ सकते हैं वो भी समझते हैं, जो ऑप्शन है उसके जो चारों विकल्प हैं उनका मतलब क्या होता है हम वो भी देखते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन है: चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध और खेड़ा का युद्ध। अब हम एक एक करके पहले युद्ध समझ लेते हैं। इसका उत्तर तो ये है कि सुमेलित केवल हल्दी घाटी का युद्ध है 1576। अब किसी भी प्रश्न की रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये जो चौसा का युद्ध है ये क्या है। तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। आप शेरशाह के नाम से भी जानते हैं उसको। ये 1539 में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह ने इसी के बाद शेर खां की उपाधि ली थी। इसके अलावा उसने अपने आप को बादशाह भी डिक्लेयर किया था। इस युद्ध में क्या हुआ था, हुमायूं हार के भाग रहा था, मतलब नदी में बाढ़ आई थी, तो एक भिश्ती जो होता है वो उसकी जान बचाया था। तो हुमायूं उसको वचन दिया था कि भाई मैं तेरे को एक दिन का राजा बनाऊंगा। वो जब एक दिन का राजा बनता है तो वो चमड़े के सिक्के जारी करता है। ये आप जानिएगा। अगला जो युद्ध हुआ था 1540 में हुमायूं और शेर खां के बीच, जिसको बोलते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसमें हुमायूं हार गया था। हार के बाद वो भाग के ईरान के शाह के पास गया। उसके बाद वहीं उसकी शादी होती है। 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म होता है और 1555 में पुनः जाके हुमायूं राजा बनता है। उसकी 1556 में मृत्यु होती है। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर उस समय कलानौर में होता है। कलानौर नाम की जगह है। तो वहीं पे बैरम खां जो उसका संरक्षक है वो उसको ईंट के सिंहासन में, क्योंकि सिंहासन कहाँ से मिलेगा, तो ईंट के सिंहासन में बैठा के उसका राज्याभिषेक करता है। उसी दौर में वहाँ दिल्ली में हेमू सत्ता में काबिज हो जाता है। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि अकबर हेमू को हराता है। तो ये कहानी आपको पता रहना चाहिए। अगला जो युद्ध आपको पूछा है वो है चंदेरी का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो अब खानवा का युद्ध जो है, मेन ये पूछा है कि खानवा का युद्ध लिखा है 1657। अब आप कहानी समझ लीजिए। जब बाबर आता है तो सबसे पहला युद्ध तो अप्रैल 1526 में वो करता है पानीपत का। पानीपत की लड़ाई आप सुने होंगे। अगला क्या होता है, अगला जो मेन उसका टारगेट होता है वो होता है राणा सांगा। तो मार्च 1527 में वो खानवा का युद्ध करता है। इसमें क्या होता है कि बाबर के सिपाही ना बिल्कुल थक जाते हैं, बोलते हैं यार हम मरने के लिए नहीं लड़ेंगे, मतलब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते। तो बाबर बिल्कुल जिहाद का नारा देता है, बोलता है हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू है, हम उसको हराएंगे, काफिर है वो। और इसके अलावा क्योंकि नशा करते हैं उसके सिपाही, तो वो नशे पे प्रतिबंध लगाता है और ख़ुद जीतने के बाद गाजी की उपाधि लेता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें बाबर मेदिनी राय को हराता है। और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है जिसमें वो महमूद लोदी को हराता है। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है और काबुल में उसको दफन कर देते हैं। तो ये बाबर के युद्ध हैं जो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ईयर पूछ सकता है। ईयर नहीं तो बेसिक कॉमन सेंस कि आपको खानवा के युद्ध अगर ये भी पता है ना बाबर लड़ा है, और इधर ईयर 1657 है, तो आपको पता है कि बाबर 1526 का जो लड़ा है भाई 1657, समझ रहे हैं कितना, अब 130-40 साल तो नहीं जिएगा ना वो। अगला जो है वो है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें क्या था कि आप सुने होंगे ना कि हल्दी घाटी लाल हो गई थी। इसमें महाराणा प्रताप थे एक तरफ, उनके साथ भीलों की सेना थी, और दूसरी तरफ मुग़लों की तरफ से आसफ़ खां और मान सिंह लड़ रहे थे, मतलब अकबर की तरफ से। महाराणा प्रताप की हार होती है इसमें
और ये महाराणा प्रताप छापामार युद्ध उसके बाद चालू कर देते हैं। घास की रोटी खाते हैं लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। अगला युद्ध जो है उसको बोलते हैं बैटल ऑफ सक्कर खेड़ा। खेड़ा का युद्ध लिखा है उसमें। ये होता है 1724 में। ये युद्ध होता है निजामुल मुल्क वर्सेस मुबारिज खान के बीच। ये आप ध्यान रखना क्योंकि अभी फिर इसका नाम आएगा कि निजामुल मुल्क और मुबारिज खान जो दक्कन का सूबेदार होता है, इनके बीच ये लड़ाई होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया। अभी अभी हम लोग पढ़े ना कि कलानौर में ईंटे के सिंहासन में बैठा देता है बैरम खां और वो कर देता है। अब इससे रिलेटेड हम ये देख लेते हैं कि अकबर के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अभी हम देखेंगे कौन कौन से रत्न थे। आप कोशिश करिए कि आपको याद आए कि बीरबल था, मानसिंह था, टोडरमल था। याद करिए। दूसरा, अकबर को मनसबदारी व्यवस्था का जनक बोला जाता है। तीसरा, 1563 में यात्रा जो कर होता है, तीर्थ यात्रा पे कर लगता था उस समय हिंदुओं के ऊपर, उसको अकबर ख़त्म कर देता है। उसके अगले साल 1564 में अकबर जजिया कर ख़त्म कर देता है। 1575 में अकबर इबादत खाना स्थापित करता है फतेहपुर सीकरी में। 1579 में अकबर मजहर की घोषणा करता है। मजहर मतलब ये होता है, उसमें अकबर ये बोलता है कि अगर कोई भी धार्मिक मतभेद होगा ना तो अंतिम फैसला मैं सुनाऊंगा। वो जो सुने होंगे ना अपन भगवान है वाला, तो अकबर वो वाली बात करता है। और 1582 में वो दीन इलाही स्थापित करता है। बहुत सफल नहीं होता लेकिन एकमात्र हिंदू जो इसका सदस्य बनता है वो बीरबल है। अगला सवाल है कि अता अली खां किसका नाम था। खतरनाक सवाल है। अता अली खान तानसेन का नाम था। तानसेन का ओरिजिनल नाम था राम तनु पांडे। राम तनु पांडे, ध्यान रखना। ये मियाँ मल्हार ऐसी अलग अलग राग जो है ना, वो पानी गिर जाता था, ये वो उसके वो थे। और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। बोले वहीं मेरे को दफना भी देना, तो इनकी कब्र ग्वालियर में है। इससे हमको क्या देखना पड़ेगा कि अकबर के जो 9 रत्न थे, क्योंकि यहाँ देखिए ऑप्शन में 9 रत्नों का है ना, अबुल फजल, फैज़ी, टोडरमल, तो आपको पता रहना चाहिए कि 9 रत्न कौन से थे। अब ये तरीका है याद करने का कि मतलब आप ये सोच सकते हो कि आप अपना क्रिकेट खेलते हो और कोई MDH मसाला खा के आया और इतना 6 मारा कि बैट ही फट गया। कुछ भी सोच सकते हो। या आप सोच सकते हो कि आप बैट रख के MDH मसाला खाते हो और आप MDH मसाला खाने से आप फैट हो गए, मोटे हो गए। तो ये शब्द याद रखना है, बैट, फैट और MDH। B से बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन, F से फैज़ी, A से अब्दुल रहमान खाने खाना, T से टोडरमल, M से मानसिंह, D से दो प्याजा मुल्ला, कोई मुल्ला दो प्याजा भी बोलते हैं, और H से हाकिम हुक्काम। तो ये 9 रत्न थे। सबके बारे में अगर आपको जानना है तो बीरबल का ओरिजिनल नाम था महेश दास, वो तो सुने होगे आप, अकबर बीरबल कहानी। अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी लिखा और अकबरनामा लिखा, मतलब अकबरनामा लिखा है, उसका तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं आईने अकबरी। तानसेन तो हम पढ़ लिए। फैज़ी जो थे वो कवि थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, बैरम खां जिनका हम जिक्र किए ना, जो अकबर के संरक्षक थे, उनके बेटे थे वो। टोडरमल भूमि संबंधी काम करते थे ये। इसके अलावा मान सिंह जो हैं ये कछवाहा राजपूत थे। अभी हम इनकी भी कहानी पढ़ेंगे। आप याद करो, सोचो कि मान सिंह जोधा बाई के क्या थे। मुल्ला जो प्याजा जो थे अकबर के सलाहकार थे, प्याज खा के सलाहकार देते थे। और हकीम हुक्काम थे रसोई घर के प्रभारी। अब अगला सवाल देखिए, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। पहला कथन है कि तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। पहली चीज़ तो इनका नाम था राम तनु पांडे, रामबली लिख दिया, यहीं गलत हो गया। दूसरा, अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था, ये भी गलत बात है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। और अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, अभी पढ़े ना हम लोग, इसीलिए ज़रूरी है। देखिए ये सवाल पहले आया था, अगर आप थोड़ा भी सबके बारे में रिसर्च कर लेते ना तो ये सवाल आपका बन जाता। राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे।
भाई आपको पता है कि भू राजस्व देख रहा था, एक आदमी कितना काम करेगा बताओ, सेना भी लड़ेगा वो। तो ये दीवान थे, उनको दीवान गुजरात का बनाए थे, और बाकी ये देखते थे, वो भू राजस्व व्यवस्था के जनक थे। ये शेर खां के टाइम में भी थे टोडरमल, फिर अकबर भी रख लिया था। आमेर के राजा का नाम था, अगर आपको कहानी समझना है तो आमेर के राजा का नाम था भारमल। उनके बेटे का नाम था भगवान दास, बेटी का नाम था जोधाबाई। अब जोधाबाई की शादी होती है अकबर से, भगवान दास के बेटे का नाम था मानसिंह। तो जोधाबाई मानसिंह की क्या हुई, बुआ। तो जब जोधाबाई अकबर से शादी होकर जाती है तो मानसिंह बच्चा रहता है, तो जोधाबाई क्या बोलती है कि इसको भी ले चलती हूँ साथ में, बच्चे को ले जाते हैं ना। तो मानसिंह वहाँ बड़ा होता है और उसके बाद फिर अकबर का खास बन जाता है। तो आपसे पूछा ना बहन थी, तो बहन नहीं थी भैया। अगला सवाल है कि शाहजहां नामा के लेखक कौन है। तो शाहजहां नामा के लेखक हैं इनायत खां। एक व्यक्ति और है सादिक खां, वो छोटी शाहजहां नामा है वो लिखे हैं, लेकिन इनायत खां ऑप्शन में तो हम इन्हीं को मानेंगे। अब वही चीज़ कि हमको देखना पड़ेगा कि और क्या सवाल आ सकते हैं। तो जो मुग़ल शासक थे ना, पहले बाबर था। बाबर अपनी आत्मकथा लिखता है तुजुक ए बाबरी। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखती हैं, जो अकबर लिखवाता है। मतलब हुमायूं की वो बहन थी गुलबदन बेगम, ये लिखती हैं हुमायूं का हुमायूं नामा। अगला जो है अकबर नामा, ये अबुल फजल लिखता है। और अकबर नामा में 3 भाग हैं, तीसरे भाग को बोलते हैं आईने अकबरी। तो दोनों आ सकता है, अकबर नामा किसने लिखा, आईने अकबरी किसने लिखा, अबुल फजल। जहांगीर खुद अच्छा लेखक था, तो वो तुजुक ए जहांगीरी लिखता है। शाहजहां नामा, शाहजहां के बारे में इनायत खां लिखता है। और अगला जो है औरंगज़ेब आता है, उसको आलमगीर बोलते थे, तो आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम लिखता है। इसके अलावा ये 2 किताब भी इम्पॉर्टेंट है, एक है मुंतखब उल लुबाब, ये लिखता है खफ़ी खां, और एक है नुस्ख ए दिलकुशा, ये लिखते हैं भीमसेन। ये किताबों का नाम आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, ये आता है क्योंकि। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। शेरशाह का मकबरा सहसराम सासाराम पता है हमको, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं, शेर खां कैसे मरता है पता है आपको, वो जाता है अभियान करने सेना का, और ऐसा आदमी रहता है खुद, राजा लोग को जनरली ना बहुत आगे आगे नहीं होना चाहिए, खुद जाके तोप में बारूद भरता है। अब बारूद मारते हैं किले की दीवार पे, वहीं से टकरा के एक बारूद का गोला वापस इनके बारूद में गिर जाता है, खड़े रहता है, पूरा बारूद फटता है, साथ में खुद भी फट जाता है। हुमायूं कैसे मरता है, हुमायूं सीढ़ी से, पुस्तकालय में पढ़ने जाता है, सीढ़ी से गिर के हो जाता है। तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। जहांगीरी महल बुरहानपुर में नहीं है, ये गलत बात है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा अकबर बनाया था, जब वो गुजरात जीतता है तो उसकी याद में बुलंद दरवाज़ा बनाता है, और वो सबसे बड़ा, कोई भी गेटवे सबसे बड़ा है। और बीवी का मकबरा औरंगजेब बनाता है औरंगाबाद में। देखिए जहांगीर महल ना, 2 सवाल है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जहांगीर महल है, ये ओरछा में है। ओरछा को बोलते हैं भगवान राम की नगरी, वहाँ के राजा भगवान राम हैं, जैसे उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं, तो ओरछा के राजा भगवान राम हैं। वहाँ बहुत फेमस राम मंदिर है। तो वीर सिंह देव जो था वो 17वीं शताब्दी एडी में वही जहांगीर के पास जाता है, जहांगीर बढ़िया स्वागत करता है, राजा तो था, खुश हो जाता है, तो वापस आके जहांगीर महल बनाता है उस स्वागत से खुश होके। जहांगीर के बारे में अगर थोड़ा भी जानना है तो उसके दरबार में 2 लोग आते हैं, एक विलियम हॉकिंस आता है और एक सर थॉमस रो आता है, सर थॉमस रो। ये भी पूछ सकता है विलियम हॉकिंस किसके दरबार में है, थॉमस रो किसके दरबार में है, तो जहांगीर के। जहांगीर अच्छा चित्रकार भी होता है, वैसा आदमी था कि वो चित्र का आंख देख के बता देता है कि ये बनाया होगा, कान देख के बता देता है ये बनाया होगा। मतलब वो तो दरबारी लोग जानते हो ना, फेंकते हैं कि राजा राजा आप तो कुछ भी, लेकिन ऐसा बोला जाता है उसके बारे में, थोड़ा बहुत तो रहा होगा तभी इतना बोले हैं। और एक जहांगीरी महल है, समझ जाइए, एक जहांगीर महल है जो ओरछा में है, एक जहांगीरी महल है जो फतेहपुर सीकरी में अकबर बनवाया है।
अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़के आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? किसने बनवाई बताइए? अच्छा काम सब सड़क बनाने का काम किया है शेरशाह। शेरशाह ने बनवाई है। अब शेरशाह का अगर थोड़ा भी आपको जानना है कहानी तो बेसिक अपन समझ गए थे। वो हुमायूं को हराता है, राजा बनता है, राजा बन के लगातार लड़ाई करता है। ये 1540 में हुमायूं को हराता है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, और 68 साल में राजा बनता है। मतलब सोचो, धैर्य किसी का सोचो। आप लोग पीएससी में ना 2-3 अटेम्प्ट दिलाते हो और डर जाते हो। ये आदमी 68 साल का था तब ख्वाब देखता है कि मैं भारत का राजा बनूं, और 1540 में बनता है। और 68 साल के बाद देखो इसका जज्बा देखो। 41 में गख्खरों से युद्ध लड़ता है, 42 में मालवा विजय करता है, 43 में रायसीन का करता है, 44 में मारवाड़ जीतता है, और 45 में कलिंजर जाता है। सोच लो, 40 में 68 साल का था तो 45 में कितना होगा? 73 साल में जाके आदमी वो भर रहा है बारूद, तो निपटेगा ही। तो वही होता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन बहुत दूरदर्शी राजा है। मतलब ये जो रुपया चलाता है ना, वो अंग्रेज़ों के समय तक चलता है। ये जो मुद्रा चलाता है, चांदी का रुपया और तांबे का दाम, अभी भी आप सुनते हो ना, रुपया यही चलाया है। अपने लिए खुद मकबरा बनवा लेता है सासाराम में। और ये गुप्तचर व्यवस्था इसकी अच्छी होती है, डाक व्यवस्था अच्छी होती है, भू राजस्व में सुधार करता है। तो ये कई काम करता है जो लॉन्ग टर्म के हैं। रोड बनाता है, जीटी रोड जो बोलते हैं, जो सवाल पूछा आपका। अगला सवाल है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? आपको थोड़ा भी पता होगा तो रचयिता तो तुलसीदास हैं। अब 4 ऑप्शन है आपके पास: तुलसीदास, कबीर, सूरदास, केशवदास। पहले समझते हैं कबीर के बारे में। कबीर जो हैं सिकंदर लोदी के समकालीन थे। लोदी सुल्तान था सिकंदर लोदी। इनकी रचना का नाम है बीजक। कई दोहा आप लोग तो सुनते ही होंगे, आज करे सो, मतलब खाल करे सो आज कर, तो वो आपको मानना है। और इनकी भाषा जो है उसको बोलते हैं सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। खिचड़ी जब सब भाषा का मेल। अगला अगर आपको सूरदास के बारे में जानना है तो ये ब्रज भाषा के कवि थे। ये वल्लभाचार्य जो हमारे छत्तीसगढ़ वाले हैं ना, उनके शिष्य थे। रुद्र संप्रदाय के जहाज भी बोलते हैं इसीलिए सूरदास को। और इनकी रचना है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तीसरा तुलसीदास, ये अकबर के समकालीन थे। इनकी रचना है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली। तो ये भी वली वली वली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। अगला एक दिया है केशवदास, ये रीतिकाल के कवि थे और इनकी जो रचना है उसको बोलते हैं रसिक प्रिया। इसके अलावा अगर आपको मध्यकाल के जो भक्ति संत हैं अगर चित्र में देखना है तो देखिए यहाँ पे गुरु नानक हैं, ननकाना साहिब। यहाँ सूरदास हैं वल्लभगढ़ में यूपी के। यहाँ पे लाल देद हैं लालेश्वर श्रीनगर में। यहाँ रामानंद, तुलसीदास, कबीरदास, वल्लभाचार्य, रैदास सब बनारस के हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो आपके बंगाल में पॉपुलर करते हैं। इन्हीं के शिष्य शंकर दास हैं जो असम में ले जाके पॉपुलर करते हैं। नीचे आपके रामानुजाचार्य हैं, आदि शंकराचार्य हैं, बासवन्ना जो हैं कर्नाटक के बहुत बड़े कवि हैं। इसके अलावा आपके तुकाराम और नामदेव ने विट्ठल विट्ठल गाया, तो तुकाराम, नामदेव। मीराबाई आपके राजस्थान में हैं, दादू दयाल आपके अहमदाबाद में हैं। तो थोड़ा थोड़ा ना सबके बारे में पता रहना चाहिए कि कौन कहाँ का है और क्या बोला है, ये बेसिक आपको पता रहना चाहिए। अगला सवाल है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे: मजूमदार, दबीर, सुरनिस, वाकनिस। मैं आपको सीधा सीधा कौन कौन अधिकारी थे बता देता हूँ, सवाल आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 4 ही दिया है। मैं आपको पूरे 8 बताता हूँ ना। अष्टप्रधान मतलब 8, 9 रत्न मतलब 9। अकबर के 9 रत्न थे और इनके अष्टप्रधान थे। मेन अगर आपको देखना है, पहले थे अमात्य। अमात्य का काम था फाइनेंस का, इनको मजूमदार बोलते हैं। दूसरे सचिव थे
जो करस्पॉन्डेंस चिट्ठी इट्ठी लिखते थे इनको सुरुनवीस बोलते हैं, मराठी भाषा में जो बोलते थे। इसके अलावा एक मंत्री थे जो किंग के अपने निजी सचिव थे, उनको वाकिया नवीस बोलते हैं। अगले पंडित राव थे, पंडित राव मतलब धार्मिक काम। फिर सुमंत थे, सुमंत जो है विदेश का देखते थे। उसके बाद सेनापति थे, इनको सर ए नौबत बोलते हैं। ये सेनापति मतलब तो समझिएगा आप। पेशवा थे, ये मेन थे जो प्राइम मिनिस्टर, बाद में ये पेशवा मेन चलाने लगे मराठों को। और अगला न्यायाध्यक्ष या न्यायाधीश थे जो जुडिशियरी देखते थे। तो ये आपके 8 अधिकारी थे, पेशवा, न्यायाधीश, मजूमदार, सुरुनवीस, वाकिया नवीस, पंडित, सुमंत और सरे नौबत। तो किसका क्या काम है, कौन कौन थे, आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल ये आ सकता है कि शिवाजी के बारे में बताइए। तो शिवाजी की मम्मी का नाम था जीजाबाई, इनके गुरुजी का नाम था रामदास, इनकी राजधानी और समाधि दोनों रायगढ़ में है। हमारा रायगढ़ नहीं, महाराष्ट्र वाला रायगढ़। अभिषेक ये कराते हैं जून 1674 में। कुछ बेसिक जानकारी अगर आपको लेना है तो इनकी जो नियमित घुड़सवार सेना है उनको पागा बोलते थे। इनका 2 प्रकार का कर था, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ 1/4 था, बाहरी लोग से लेते थे कि हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, पैसा दो, और सरदेशमुखी 1/10 था। इसके अलावा मोकासा भी इसी समय था, जो जागीर जो प्रमुख सरदारों को वो देते थे उसको मोकासा बोलते हैं। एक चीज़ और आपको पता रहना चाहिए कि शिवाजी के पास भी नौसेना थी। जैसे हम पढ़े थे ना चोलों के पास नौसेना थी, वैसे शिवाजी के पास भी थी। तो ये पता रहना चाहिए आपको। अगला सवाल है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो पहली राजधानी तो थी गुलबर्गा। अब बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। 1336 में विजयनगर राज्य बनता है, 1347 में बहमनी बनता है। बनाने वाला था जफर खां, उसका एक और नाम था हसन गंगू। उसको उपाधि देते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह। इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूछता है भाई। जफर खां जिसका नाम हसन गंगू था, उसको अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि देके वहाँ के लोग बोले तुम्हारे राजा बनो। और गुलबर्गा जिसको एहसानाबाद भी बोलते हैं उसको राजधानी बनाते हैं। ये जो था हसन गंगू या बहमन शाह, ये धर्मनिरपेक्ष टाइप का था, सभी धर्मों को मानता था। तो जजिया जो है ना, इस पे प्रतिबंध लगा देता है। ये पता रहना चाहिए हमको। इसके बाद राजा बनता है मोहम्मद शाह वन, जो मेन राजा एक है। ये क्या करता है, नशे पे रोक लगाता है, अच्छा काम करता है, और बारूद इसी के टाइम में चालू होता है। अगला हुमायूं शाह भी बनता है। इसको दक्कन का नीरो बोलते हैं। नीरो मतलब वही ना, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, मतलब काम बहुत नहीं करता ये। लेकिन इसका सेनापति होता है महमूद गवां। ये ठीक ठाक लड़ाई युद्ध करके बहमनी साम्राज्य चलाता है। और बाद में बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में विभाजित हो जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि 5 राज्यों में किस में विभाजित होता है। तो पहला है आपका बीजापुर। बीजापुर का जो वंश है उसको बोलते हैं हम आदिल शाही। दूसरा गोलकुंडा, यहाँ जो वंश है इसको हम बोलते हैं कुतुब शाही। तीसरा है बीदर, यहाँ के वंश को हम बोलते हैं बरीद शाही। चौथा बरार, यहाँ था इमाद शाही। और 5वां अहमदनगर, जिसको हम बोलते हैं निज़ाम शाही। तो ये 5 वंश बनते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, किलिच खान को मुबारिज खान के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा, निजामुल मुल्क ने सक्र खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खान को हराया था। देखो वहाँ खेड़ा का युद्ध पढ़े थे ना, वहाँ पढ़े थे कि निज़ामुल मुल्क मुबारिज खान को हराया, और निज़ामुल मुल्क का नाम ही चिन किलिच खान था। तो चिन किलिच खान का नाम निजामुल मुल्क है, वही मुबारिज खान को हराया, उसी का नाम मुबारिज खान है। ऐसा होगा क्या? तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे कॉमन सेंस लगाना, मतलब ऐसे पीएससी ऐसा वाला एग्ज़ाम नहीं है कि आप बस सोच लिए दिला दिए हो गया। वही बुद्धि लगाना है कि यार चिन किलिच खान को मुबारिज खान के नाम से जाना जाता था, फिर निज़ामुल मुल्क ने मुबारिज खान को हराया, तो गलत चीज़ है ये। मतलब आपको थोड़ा तो बेसिक पता रहना चाहिए कि चिन किलिच खान ही निज़ामुल मुल्क है और ये मुबारिज खान को हराया। और यही PYQ का महत्व है
कि आपसे एक बार पूछ चुका खेड़ा का युद्ध, अब आपको पढ़ना है ना भाई कि खेड़ा में क्या हुआ था। तीसरा, जुल्फिकार खान ने निज़ामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी। जुल्फिकार खान होता कौन है देने वाला, पढ़िए थोड़ा सा इसके बारे में। मीर कमर उद खान सिद्दीकी, उसी को बोलते हैं चिन किलिच खान, उसी को बोलते हैं निज़ामुल मुल्क, उसी को बोलते हैं आसिफ शाह, और उसी को बोलते हैं निज़ाम वन, जो पहला निज़ाम था हैदराबाद का। गुलबर्गा के जो वरिष्ठ वो थे, नोबल मैन थे, मतलब सामंत थे, उनकी बेटी से वो शादी करता है, औरंगजेब के अंडर काम करता है, शुरू में बढ़िया अच्छे से काम करता है, जनरल तक बनता है। और जब 1707 में औरंगजेब मरता है तो ये फिर बोलता है भाई तुम लड़ो। उस समय लड़ाई चालू हो जाती है युवराजों के बीच, बोलता है लड़ो, मैं किसी की तरफ नहीं रहूँगा। बाद में अलग अलग कहानी होती। 1722 में उसको दिल्ली का वजीर बना देते हैं, उसको मज़ा नहीं आता वहाँ, वापस आ जाता है वो दक्कन और अपना आसिफ शाही वंश की स्थापना करता है। बोलता है भाई मैं यहाँ का राजा बनूंगा, दिल्ली से मेरे को लेना देना नहीं है। और इसको ये जो निज़ामुल मुल्क और फतेह जंग की उपाधि फर्रुखसियर देता है वज़ीर बनाने से पहले, निज़ामुल मुल्क और फतेह जंग। तो यहाँ जो था ना कि उपाधि जुल्फिकार खान ने दी, तो ये गलत है। ये बेसिक चीज़ अपने को पता रहना चाहिए। तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा मेडिएवल इंडिया का दूसरा और आखिरी वीडियो था। इसमें हमने आप जो विभिन्न चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ा। आगे के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो अब हमारा बचा आधुनिक भारत, तो हम मॉडर्न इंडिया ख़त्म करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक वीडियो इसके बारे में बता रहे हैं कि अब तैयारी कैसे की जाए आगे की। अभी आपके पास करीब 35-40 दिन बचे हैं, कैसे पढ़ा जाए, किस विषय को कितना पढ़ा जाए वो देखेंगे। इस पेपर में आपको ये समझ में आ रहा है कि मुग़ल काल से थोड़ा सा पूछ रहा है, बहमनी से कुछ राजाओं के बारे में पूछ रहा है, कुछ जो मोन्यूमेंट्स हैं जो बनाए गए हैं, कब्र हैं, उनके बारे में, और किताबों के बारे में। तो वहीं आपको फोकस करना है जो पूछ रहा है। 1-2 सवाल भक्ति संत से पूछा, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व ये है कि जो पूछा है उसी को समझिए। देखिए उसी के आसपास सवाल आ रहे हैं ना, बहुत इधर उधर से नहीं आ रहा है, इसीलिए हमको इसको पढ़ना है। आगे हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, फिर आप लोग जो भी जैसा बोलते जाएंगे कि ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक बने हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो, सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी आप लोग की इच्छा है कि ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, वो बताते जाइए, जितना बनेगा कोशिश करेंगे। पुनः आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।